प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रणव प्रियदर्शी और आप है प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में। गाइज क्वेश्चन सेट नंबर 2 है ये, और क्वेश्चन सेट नंबर 2 में आज हम लोग फिर से महाजनपद काल का ही 24 क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको देखेंगे। और आप सभी को पता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर सभी खत्म हो चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन सेट चल रहा है। अगर आप लेक्चर वाली वीडियो नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाला हुआ रहेगा, आप प्लीज़ वहाँ जाकर देख लेना। पूरा प्लेलिस्ट का भी लिंक डाला हुआ रहेगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा वीडियोस को आप देख सकते हो। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन सेट को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है आपके स्क्रीन में, क्योंकि 25 तक मैंने चर्चा कर चुका था। 26 है आपके बीच में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित खेतों के सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है दंडकार, ऑप्शन बी है क्षेत्रकार, ऑप्शन सी है अर्थवाकार, ऑप्शन डी है राजस्व संग्रहकार। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षेत्रकार होगा। जो खेतों को विजिट करते थे उनको क्षेत्रकार बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में चावल के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 4 प्रकार, ऑप्शन बी है 10 प्रकार, ऑप्शन सी है 7 प्रकार, ऑप्शन डी है 2 प्रकार। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 प्रकार के चर्चा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाजनपदीय काल में कुछ व्यक्तियों के पास बहुत अधिक भूमि होती थी, इन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है गृहपति, ऑप्शन बी स्वामी, ऑप्शन सी है प्रधान और ऑप्शन डी है गृह स्वामी। तो गाइस इसका जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृहपति बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, महाजनपद काल में कारीगरों के श्रेणियों के मुखिया को कहते थे, क्या कहते थे? ऑप्शन ए है जेठक, ऑप्शन बी है गृहपति, ऑप्शन सी है संवारा, ऑप्शन डी है महामात्र। तो गाइस 29 नंबर का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा जेठक, ऑप्शन नंबर ए जेठक था। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जातक कथाओं में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिसका प्रधान जेठक कहलाता था? ऑप्शन ए है 20 प्रकार के, ऑप्शन बी है 16 प्रकार के, ऑप्शन सी है 18 प्रकार के, ऑप्शन डी है 10 प्रकार के। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 18 प्रकार के मिलते थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, महाजनपदीय काल में व्यापार की वृद्धि के लिए किस प्रकार के संस्कार किए जाते थे? तो ऑप्शन ए है उपनयन संस्कार, ऑप्शन बी है स्वेच्छाग्राही संस्कार, ऑप्शन सी है कर्तव्य प्राणेयता संस्कार और ऑप्शन डी है परिणय सिद्धि संस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा हमारा होगा परिणय सिद्धि संस्कार। क्वेश्चन नंबर 32 है, आहत या पंचमार्ग सिक्के किस महाजनपदीय क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है पोटिल, ऑप्शन बी है विराटनगर, ऑप्शन सी है मथुरा और ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो गाइस जिसका जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी। तक्षशिला बहुत फेमस जगह है, आप लोग ध्यान रखना। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी प्रमाण में आया है, जो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था प्राचीन भारत का। तो तक्षशिला से ही ये आहत और पंचमार्ग के सिक्के प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह सिक्का जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा ठप्पे के रीति से तैयार कर ऊपर से चिन्हित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो सतनाम सिक्का, काकणी सिक्का, ऑप्शन सी है पंचमार्क या आहत सिक्का, ऑप्शन डी है मास्क सिक्का। तो गाइस जिसका जो होगा वो होगा पंचमार्क आहत सिक्का, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? तो आहत सिक्के जो थे उसके आकार कभी भी फिक्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि आहत सिक्के जब अनिश्चित शेप की जब बात करेगा तो आहत सिक्के ही थे जिस पर कुछ मार्क किए हुए रहते थे ऊपर में। 34, अब क्वेश्चन नंबर 34 है, जनतंत्रात्मक राज्यों में ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है महत्वहीन, ऑप्शन बी है प्रतिष्ठाजनक, ऑप्शन सी है सामान्य स्तर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठाजनक था, ऑप्शन नंबर बी प्रतिष्ठाजनक था। राजतंत्र में पूछ रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना प्रतिष्ठाजनक था, ब्राह्मणों की ही स्थिति।
क्वेश्चन नंबर 35 है, किस काल में प्रमुख 6 महत्वपूर्ण नगर राजगिरी, चंपा, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती तथा वाराणसी थे? तो ऑप्शन नंबर ए है जैन कालीन, ऑप्शन बी है बुद्ध कालीन, ऑप्शन सी है शैव कालीन और ऑप्शन डी है वैष्णव कालीन। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा शैव कालीन, ये स्थित था, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता परंतु किकट जाति और उसके राजा परमनगंध का उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी है अवंती, ऑप्शन सी है मगध और ऑप्शन डी है कुरु। 36 का आंसर है हमारा सी, मगध, मगध था। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। 37, मगध साम्राज्य का पहला स्पष्ट उल्लेख किस वेद से मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो 37 का आंसर हमारा हो जाएगा अथर्ववेद। आप लोग इसको ध्यान रखना, अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही कर्म बताएं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी दिया था, पहले ऑप्शन पढ़ लेते उसके बाद मैं बताता हूँ। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। उसके बाद ऑप्शन बी है हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश और ऑप्शन सी है नंद वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और ऑप्शन डी है नंद वंश, शिशुनाग वंश और हर्यक वंश। ये पढ़ने में तो सुनने में तो सभी एक ही जैसा लग रहे हैं, बट आप लोग याद रखना मैंने ट्रिक दिया था लेक्चर वाले वीडियो में, हसीन माशुकसा, ठीक है, हसीन माशुकसा। तो हा से हर्यक वंश और शी से शिशुनाग वंश और ना से नंद वंश। तो ये हमारा काम मिल रहा है पहला, तो इसका जो सीक्वेंस आपका मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इसी के सीक्वेंस में था। तो मैंने जो ट्रिक दिया था उसमें था हसीन माशुकसा। तो हसीन का मतलब हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश और उसके बाद म से हो गया मौर्य वंश और फिर सा से हो गया शुंग वंश और क से कन्नव वंश, सा से सातवाहन वंश। तो ये सीक्वेंस था, आप लेक्चर वाली वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक किस वंश से संबंधित था? तो अभी जैसा कि मैंने बताया हर्यक वंश था, तो यहाँ पर ध्यान देना, पहला जो ऑप्शन है शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी है हर्यक वंश, यहीं पर आपका आंसर मिल जाता है। ऑप्शन सी है मौर्य वंश और ऑप्शन डी है नंद वंश। तो जैसा कि आपको यहीं पर आंसर बी नंबर में ही मिल गया था, हर्यक वंश। तो इसका जो आंसर होगा हमारा हर्यक वंश होगा। अभी भी मैंने बताया हसीन माशुकसा, तो हर्यक वंश ही संस्थापक के रूप में माना जाता है। मगध साम्राज्य का पहला जो वंश जो बना वो हर्यक वंश बना। क्वेश्चन नंबर 40 है, महावग्ग के अनुसार बिंबिसार के राज्य में कितने नगर थे? तो ऑप्शन ए है 50,000, ऑप्शन बी है 27,000, ऑप्शन सी है 80,000, ऑप्शन डी है 40,000। तो गाइज इसका जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा 80,000। 80,000 नगर उपस्थित थे महावग्ग के अनुसार बिंबिसार के राज्य में। अब क्वेश्चन नंबर 41, सेनानायक महामात्र किस शासक के काल में प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है उदयनी, ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो गाइज इसका जो आंसर होगा 41 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस शासक ने युद्ध में रथ, मुशल एवं महाशिला कंटक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया? तो इसका जो आंसर होगा सिंपली आप लोग याद रखो, अजातशत्रु, यही इनको इन्वेंट्स किए थे, यही बनाए थे। मैं लेक्चर वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रथ मुशल, वो रथ के दोनों पहियों में भारी भरकम पत्थर लगा दिया जाता था, जिसके कारण से युद्ध में डायरेक्ट पूरा रथ को घोड़ों के द्वारा खिंचवा दिया जाता था। तो सभी को अपने चपेट में लेते हुए किसी का हाथ पैर तोड़ देता था, कोई चपेट में पूरी तरह से आ गया तो मर जाता था। तो इस तरह से होता था, रथ मुसल का प्रयोग वो किए थे अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस शासक ने मगध की राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र कर दिया? ऑप्शन ए है उदयन, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी है शिशुनाग। तो 43 का जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदयन। उदयन जो थे वही चेंज कर दिए थे, मगध की राजधानी को राजगिरी से वो पाटलिपुत्र ले आए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस शासन के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ?
तो पहला जो बौद्ध संहिता हुआ था वो हुआ था अजातशत्रु के समय में, है ना। और दूसरा जो हुआ हमारा वो हुआ काल अशोक के समय में, और तीसरा जो हुआ था वो अशोक के समय में, और चौथा हुआ था कनिष्क के समय में। जिसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा काला अशोक के समय में, ठीक है, जो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये हुआ था हमारा वैशाली में। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 45 है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद किस यूनानी शासक के समकालीन था? तो ऑप्शन आपके बीच में मिनांडर, ऑप्शन बी है कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन सी है सिकंदर, ऑप्शन डी है डेमेट्रियस। तो गाइस जिसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सिकंदर। सिकंदर के साथ में घनानंद का युद्ध भी हुआ था, ये आप लोग ध्यान भी रखना। अरावेल के युद्ध में सिकंदर के किस पारसी सम्राट को पराजित किया? ऑप्शन ए है स्काइलेक्स, ऑप्शन बी है डेरियस प्रथम, और ऑप्शन सी है अंतर्जर कसीज, और ऑप्शन डी है दारा तृतीय। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा दारा तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किन राजाओं की भांति केश प्रक्षालन बाल धोने का उत्सव प्रारंभ किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हिंद यवन, ऑप्शन बी है ईरानी, ऑप्शन सी है यूनानी, और ऑप्शन डी है शक। तो गाइज ये जो प्रथा थी वो थी ईरानियों की प्रथा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, झेलम या हेडेस्पीच के युद्ध में सिकंदर के साथ किस भारतीय शासक का युद्ध हुआ? तो ऑप्शन ए है पोरस, ऑप्शन बी है शशिगुप्त, ऑप्शन सी है अमीभर, ऑप्शन डी है घनानंद। तो अभी मैंने चर्चा किया था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद। घनानंद के साथ में ही झेलम नदी के पास से सिकंदर और घनानंद का युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर हार जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं। 49 है, सिकंदर ने अपने घोड़े की स्मृति में किस नगर की स्थापना करवाई? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है निकाइया, ऑप्शन बी है बेकुफला, और ऑप्शन सी है अस्किनोय, और ऑप्शन डी है ओहिंद। तो गाइज इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा वेकुफला, बेकूफ भला नहीं वेकुफला। तो वेकुफला ये स्थान का नाम है जहाँ पर उन्होंने अपने घोड़े के स्मृति पर स्थान का नाम रखा था। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन सेट को शेयर करेंगे, ताकि आप जब दूसरों को भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ये अब ऊपर वाला कह रहा है कि मैं नीचे वाला ऑनलाइन से कर रहा हूँ ये तो मुझे नहीं पता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि आप दूसरों को भला करोगे तो आपकी भी भला होगी। इसलिए गाइज इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप कमेंट करें आपको ये सेट कैसा लगा। हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू गाइज, लव यू टू ऑल।